है यो स्वागतम स्वागतम बच्चों। लास्ट लेक्चर आपने ने देख ही लिया होगा। ठीक ठाक लेक्चर था, अच्छा खासा था। उसमें हम लोगों ने पुंकेसर के बारे में पढ़ा था, परागधानी के बारे में पढ़ा था और पुष्पीय संरचना भी देखी थी। और हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में परागकण, परागकण की संरचना और परागण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आइए वहीं से चालू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। देखो, हम लोगों ने जान लिया था कि पराग कणों का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पराग कण, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। अगर मैं इनकी संरचना बनाऊं तो देखो, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। वेट अ मिनट, देखो ठीक, ये है एक परागकण की संरचना। अब ध्यान से देखो, परागकण की संरचना में आपको अलग अलग रंग से अलग अलग चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, मैं इसका जो है एक अच्छा पिक्चर भी है, उसे भी डाल दूंगा स्क्रीन पर, आप देख लेना। अभी व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझो। देखो, जो इसकी सबसे बाहरी परत है इसको बोलते हैं एक्साइन या बाह्य परत या बाह्य झिल्ली, और अंतर की परत को बोलते हैं इंटाइन या अंतः परत या अंतः झिल्ली। इंग्लिश हिंदी समझते समझते पढ़ेंगे। एक्साइन इंटाइन से हमको खास मतलब नहीं होता। एक्साइन इंटाइन, अच्छा एक बात याद रखना, जो एक्साइन इंटाइन होती है ये लिग्निन और फॉस्फेट वगैरह की बनी होती है। अर्थात समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दुनिया की कोई भी ताकत इसको नष्ट नहीं कर सकती, है ना? आप बहुत जगह देखते हो कि रिसर्च में 10,000 साल पुराना बीज पाया गया, 20,000 साल पुराना बीज पाया गया, 500 साल पुराना। क्यों वो नष्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी जो परतें होती हैं उनके ऊपर लिग्निन और फॉस्फेट का एक परत पाई जाती है, जिसे हम लोग सीमेंट की चद्दर बोलते हैं, है ना? सीमेंट के कारण क्या होता है, आपका घर 100-100 साल, कभी कभार कुछ कुछ घर 100-100 साल पुराने हो जाते, नहीं टूटते। सेम टू सेम ये भी उनकी सीमेंट की तरह काम करता है। अब ध्यान से सुनो, अब आप यहाँ पे दो चीजें देख रहे होगे, दो। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कवर कर देता हूँ। ठीक है, दो चीजें आप देख रहे हो। इन दो चीजों में पहली चीज, ये जो बड़ा आप केंद्रक देख रहे होगे, एक्चुअली केंद्रक नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं कायिक कोशिका, यानी कि वेजिटेटिव सेल। और ये छोटे वाले को बोलते हैं जनन कोशिका। ठीक है, यानी कि जेनरेटिव सेल। कायिक कोशिका जो होती है वो आगे चल करके पराग नली का निर्माण करती है, पराग नली। और जो जनन कोशिका होती है वो आगे चल करके नर युग्मक बनाती है। ठीक है, ये बात याद रखना। और ये जो दोनों चीज होती है, ये जो दोनों चीज होती है ये होती है परागण के समय। परागण के ही समय पराग नली बनती है और परागण के ही समय नर युग्मक बनता है, मोस्ट ऑफ द केसेस है। बट अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये एक केस नहीं है। परागकण दो तरीकों से पाए जाते हैं। कैसे दो तरीके? पहला एक तरीका की ऐसे पाया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, एक कायिक कोशिका एक जनन कोशिका। लेकिन कभी कभार क्या होता है
ये प्रीमैच्योर क्या कहते हैं स्टेज है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब पराग कण जो होते हैं पराग कोश से जब गिरते हैं तो पहले से ही विकसित होकर के गिरते हैं। उन पहले से विकसित होने का क्या अर्थ है? पहले से विकसित होने का मतलब जो ये एक जनन कोशिका होती है ये ऑलरेडी, अगर मैं बोलूं प्रीमैच्योर स्टेज क्या है यानी कि पक्वन के पहले की अवस्था, तो प्रीमैच्योर स्टेज ये वाली होती है। अगर मैं बोलूं मैच्योर स्टेट क्या है, तो देखो मैच्योर स्टेज में क्या होगा कि जो पराग कण होगा उस पराग कण के अंदर एक कायिक एक कायिक कोशिका पाई जाएगी और उसके अंदर जनन कोशिका की जगह पर क्या पाए जाएंगे? दो नर युग्मक। ठीक है, ये दो अवस्था होती है। या तो परागकण ऐसे होगा या तो परागकण इस अवस्था। अच्छा, ये मैं परत नहीं बनाया, एक्साइन एंटाइन इसमें भी पाई जाएगी। मैं अंदर की अवस्था था, अंदर की अवस्था में या तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका पाई जाएगी या तो कायिक कोशिका और दो नर युग्मक पाए जाएंगे। मतलब जनन कोशिका पराग कोश के ही अंदर निकलने से पहले दो नर युग्मकों का निर्माण कर चुकी है। ये था परागकण के बारे में, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर परागकण हम कैसे देख सकते हैं? देखो मैं आपको एक बताता हूँ। अगर आप गुड़हल के पुष्प को लेते हो तो आप गुड़हल के पुष्प में देखे होगे, जो गुड़हल का पुष्प होता है उसके ऊपर कुछ ऐसे एरिया निकले होते हैं, है ना। उसके ऊपर कुछ ऐसा एरिया निकला होता है जिसपे ऐसे ऐसे ऐसे। अब थोड़ा बना ले उसके बाद बात करें। बनाना इज इम्पोर्टेंट। ऐसे ठीक है, ऐसे ऐसा कुछ रहता है। एक्चुअली येलो कलर का डॉट 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 रहता है। अगर आप उसको ऐसे हाथ से करोगे तो आपके हाथ में येलो रंग का पाउडर समान कुछ चीज लग जाती है। वो पराग कण ही होते हैं, एक्चुअल में इतने छोटे होते हैं कि वो पाउडर जैसे लगते हैं। कभी आप ऐसे गुड़हल का फूल लो और अपने कपड़े पे ऐसे ऐसे रगड़ो, कौन सा इससे ये वाला रीजन, देखो आपका कपड़े में येलो येलो टाइप का लग जाएगा, तो वही पराग कण ही होते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए फिर इरेज करते हैं। संरचना समझ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग परागकण के बारे में एक्स्ट्रा चीजें समझेंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा चीजें का मतलब लिखित रूप से थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड चलते हैं। अगर आप देखो तो जो आपका परागकण होता है, परागकण वो क्या होता है? लगभग गोलीय या सामान्यता गोलीय, सामान्यता गोलीय मतलब ज्यादातर परागकण गोलाकार ही पाए जाते हैं हर जगह, ठीक है ना। दूसरा, ये तो नए नए पॉइंट है, हर एक पॉइंट लिखेंगे। इनका जो व्यास होता है, क्योंकि गोल है तो व्यास नापेंगे, इनका जो व्यास होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, 25 से 50, बहुत छोटे, ठीक है ना, एकदम पाउडर के दाने के छोटे, यानी सरसों का दाना देखे ना उससे भी बहुत छोटे, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा, इनकी जो बाह्य चोल होती है, बाह्य चोल बाह्य परत जिसको हम लोग एक्साइन कहते हैं, वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और मैं आपको बता दूं ये जो होता है ये प्रतिरोधकता की तरह काम करता है। प्रतिरोधकता का क्या अर्थ होता है? अभी मैंने आपको बताया था सीमेंट के रूप के तरीके। स्पोरोपोलेनिन एक मटेरियल होता है जो बनता है, ठीक है ना, लिग्निन वगैरह से। ये प्रतिरोधकता का काम इसलिए करता है ताकि ये कभी भी नष्ट ना हो सके। अर्थात मैंने आपको बताया ना, इससे क्या होता है, ये नष्ट नहीं होते।
नष्ट नहीं होते, हमेशा जीवित रहते। ठीक। दूसरा, इनके अंदर एक जनन छिद्र पाया जाता है, जनन छिद्र। जनन छिद्र क्यों पाया जाता है? देखो, जनन छिद्र इसलिए पाया जाता है ताकि वहां से हम लोग क्या निकाल सकें, पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका। ठीक है ना, पराग नलिका निकाल सकें। अब जो इनकी अंताचोल होती है, अंताचोल यानी कि इंटाइन, वो बनी होती है सेल्यूलोज एवं पेक्टिन की। ठीक है, सेल्यूलोज और पेक्टिन। बाकी अब इसके अंदर आपको पता ही है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। ठीक। ये तो थोड़ा सा डिटेल, एक नॉलेज, एक क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए, और भी डिटेल पॉइंट्स उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ज्यादा। अभी मैंने आपको बताया कि जो परागकण होते हैं वो पाउडर की तरह छिड़कते हैं ना, जैसे पाउडर से करते हैं। हाँ, तो पाउडर से ही एक नया पॉइंट बनता है कि जो परागकण होते हैं, जो परागकण होते हैं वो कुछ परागकण किसके, कुछ कुछ पौधों के, कुछ कुछ पौधों के एलर्जी भी पैदा करते हैं। यस, परागकण जो होते हैं वो एलर्जी भी पैदा कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा, किसी को धूल से एलर्जी होती है ना, किसी को धुएं से एलर्जी होती है, किसी को धूप में जाने से एलर्जी होती है। जैसे मुझे धूप में जाने से एलर्जी, अगर मैं धूप वगैरह में चला जाता हूँ तो मुझे गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। तो वैसे ही पराग कणों के भी आने से कुछ कुछ एलर्जियां हो जाती हैं। परागकण से होने वाली एलर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पराग एलर्जी, पॉलन एलर्जी। ठीक है ना, पॉलन एलर्जी यानी कि पराग एलर्जी। अब पराग एलर्जी से कौन सी एलर्जी होती है, मतलब क्या छोटी सी बीमारी होती है, ये चिरकालिक, चिरकालिक श्वसन रोग, श्वसन रोग। चिरकालिक का मतलब कुछ समय के लिए, छोटे से समय के लिए क्या हो जाता है, हमको रोग हो जाता है। आपको पता है एलर्जी ज्यादा देर तक नहीं होती। जैसे आपको धूप से एलर्जी होती है, आप धूप में गए, आपको बहुत तेज चक्कर आने लगा, सर दर्द करने लगा, है ना, नींद अजीब सा फील होने लगा, फिर आप घर आओ, कुछ देर रेस्ट करोगे, फिर शाम तक में वो चीज ठीक हो जाएगी। जिसको धूल से एलर्जी होती है तो उसके खांसी आने लगती है ना, छींक आने लगती है, सर दर्द करने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वो कुछ देर रेस्ट करता है, मुंह वगैरह धुलता है, अपने आप को फ्रेश करता है, तो एक दो दिन में वापस से वो सही हो जाता है। तो वैसे ही इसकी जो है, इससे भी रोग होता है। ठीक है ना, रोग जैसे कि आप कह सकते हो, मैं उन रोगों के नाम लिख देता हूँ। जैसे दमा की बीमारी हो सकती है, और श्वसनी शोथ, श्वसनी शोथ, है ना, आपकी जो श्वास नलिकाएं होती हैं उनमें अगर परागकण सूंघने से या मुख द्वारा चला जाता है। वैसे भी क्योंकि आपको पता ही है कि जो परागकण होते हैं बहुत छोटे होते हैं ना, तो श्वसन के कारण, श्वसन के साथ, वायु के साथ अगर ये आपके अंदर चला जाता है तो ये दमा, श्वसनी शोथ जैसी बीमारियां थोड़ी देर के लिए उत्पन्न कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी। ठीक है ना, इसकी बहुत सारी दवाएं भी आती हैं, पॉलन बीज नाम की। ठीक है, मैं आपको एक बार बता दूं, भारत में जो पराग एलर्जी होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है। देखो, भारत में जो आप लोग जानते होगे ना, गेहूं और धान की खेती के साथ जो घास निकलती है, घास या दूब,
है ना, घास या दूब ये छोटे पौधे निकलते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनियम। पार्थेनियम, इनसे बहुत बड़ी एलर्जी होती है, इनसे बहुत बड़ी एलर्जी, क्योंकि देखो भारत में बहुत ज्यादा, बहुत वास्ट, बहुत ही ह्यूज स्केल में, ह्यूज क्वांटिटी में गेहूं का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है। तो उस गेहूं और चावल के खेत में, यानी गेहूं धान के खेत में निकलने वाली जो घासें होती हैं यानी कि पार्थेनियम, उनसे ही बहुत ही ज्यादा भारत में क्या होता है, पराग एलर्जी होती है। केवल इंसानों को नहीं होता, जानवरों को होता है, जो जानवर वहां चरते होंगे, छोटे छोटे कीट होते हैं, उन पे भी ये एलर्जी होती है, ठीक है ना। आगे बढ़े, इसको इरेज कर लीजिए तो आगे बढ़ा जाए, सॉरी, इसको नोट कर लीजिए तो मैं इरेज करूं फिर आगे बढ़ा जाए। जीवन काल, अभी मैंने आपको बताया कि जो इनकी बाह्य परत होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जिसके कारण ये कई सालों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु नो 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 नो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। एक तो बार बार डिस्टर्ब होता है तार वगैरह से, माइक से, है ना। तो ऐसा जरूरी क्यों नहीं, देखो इनका जो जीवन काल होता है ये निश्चित भी हो सकता है, निश्चित भी नहीं होता है। जिनका जो जीवन काल होता है दोनों पे डिपेंड्स करता है। देखो क्यों, क्योंकि जो भारत में आपने अभी मैंने बात करा, जो धान और गेहूं होते हैं, धान एवं गेहूं, इनका जो, इनके परागकणों का जो जीवन काल होता है ना, वो मात्र 30 मिनटों का होता है। यस, सही सुना, 30 मिनट का। अगर ये परागकण 30 मिनट तक रह जाएं उसके बाद ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। सोचो, 30 मिनट का जीवन काल, 30 मिनट के बाद खत्म। और कुछ कुछ तो रहते हैं, कुछ कुछ तो सालों तक रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो, जिनका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, उनके जीवन को बचाने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ना। अब काम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप आलू की खेती जानते होगे ना, आलू की खेती में आलू जब निकाला जाता है और आलू को हम लोग क्या करते हैं, आलू सड़ ना जाए हमको, क्योंकि पूरे साल आलू खाएंगे, तो आलू सड़ ना जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, आलू को कोल्ड स्टोर नाम की जगह पे रख देते हैं, बर्फ की फैक्ट्री में, ठीक है ना, ताकि आलू ठंडी रहेगी तो जल्दी सड़ेगी नहीं। तो सेम टू सेम इसमें भी ऐसा करा जाता है। आपने सुना होगा स्पर्म बैंक, स्पर्म बैंक का नाम सुना है, जहां पर स्पर्म डोनेट करे जाते हैं, ठीक है ना, शुक्राणु डोनेट करे, शुक्राणु क्या होता है, मानव का नर युग्मक होता है, मनुष्यों के नर युग्मकों को हम लोग शुक्राणु कहते हैं। जो स्पर्म बैंक होता है वहां पर शुक्राणुओं को इकट्ठा करके रखा जाता है, अलग अलग बॉटल्स में, अलग अलग कंटेनर्स में, छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, अलग अलग स्पर्म को टेस्ट करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, कि जब कोई महिला सरोगेट होने के लिए या आईवीएफ से प्रेग्नेंट होने के लिए आएगी तो उन स्पर्म का उपयोग करा जाता है उसे प्रेग्नेंट करने के लिए, ठीक है ना। स्पर्म डोनेट करे जाते हैं, तो उनको रखा कहाँ जाता है, क्योंकि स्पर्म के भी जो जीवन काल होता है वो बहुत दिन का नहीं होता, तो उनको बहुत दिन तक जीवित रखने के लिए, उनको एक्टिव रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उनको स्पर्म बैंक में संभाल के रखना पड़ता है। ये चीज मैं आपको मानव जनन वाला नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें अच्छे से समझाऊंगा। तो सुनो, सेम टू सेम ऐसे ही पराग कणों को जीवित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिन बैंक, जैसे स्पर्म बैंक होता है वैसे ही पॉलिन बैंक में हम लोग इनको संभाल के रखते हैं। याद रखना, पॉलिन बैंक में पराग कणों को किस तापमान में रखा जाता है, -193 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, -193 डिग्री सेल्सियस में इनको रखा जाता है, माइनस के टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर, बर्फ बर्फ बर्फ, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, कहीं कहीं पर 196 भी लिखा रहता है, ठीक है, तो दोनों सही है, -196 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों कहीं लिखा रहता है। चलो आता है, हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परागण के बारे में। आप कहोगे सर आपने तो वादा किया था इस वीडियो में पढ़ाने का, मैंने वादा नहीं करा था, मैंने बस बोला था
इस वीडियो में इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समझा करो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी।